एनसीईआरटी के अगले वीडियो में क्लास 7 का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्लास ये चैप्टर 6 है, जीवों में शोषण। यहाँ बच गया। देखो भाई, हम लोग उनको टाइम मिलता है, बीच में मेरे काम आ जाता है, उतना ही फिर हम काम में चले जाते हैं, इसलिए छोटा वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आपका 12 तक हम पूरा साइंस को ना एक एक खतरा बता दूंगा पूरा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसके बाद अलग अदर चैप्टर भी हम शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। देखिए, मैं आपसे कोई फीस तो मांगता नहीं हूँ, ना कोई पेड कोर्स है मेरा। बस यही है कि सब तक पहुँचाना है, जो मेरा है सब तक पहुँचाइए। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लूकोज ऑक्सीजन की बताए तो उपस्थिति अनुपस्थिति में ये है। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन तो बताए थे, ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा देता है। यीस्ट, ये यीस्ट की कोशिका है। ठीक है, यहाँ तक हम बताए थे। ये पेशी में होता है। पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो तरह का होता है, एक यीस्ट में, एक ग्लूकोज ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ठीक है, सॉरी, कभी तेज बोलने के चक्कर में कुछ कुछ इधर उधर बोला जाता है, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन आप लोग को बस ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे, सिलेक्शन पे। ठीक है, उसके बाद क्या, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन हो जाता है, इसे बताया दी। लैक्टिक अम्ल का संचयन होता है। ठीक है, रक्त संचयन बढ़ जाता है। लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल विखंडन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाता है। बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं। आगे बढ़ देखिए, सबसे बड़ा श्वसन जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है अंतर शोषण, दूसरा होता है उच्च शोषण। ठीक, अंतर शोषण जो हम लोग अंदर लेते हैं, उच्च शोषण बाहर लेते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार शोषण करता है उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अंतर शोषण और उच्च शोषण दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक साथ एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है अंतर शोषण का एक उच्छ्वसन। ठीक है, एक सांस का मतलब होता है एक बार छोड़ना, एक बार अंदर लेना। तो इस तरह के सवाल दे सकते हैं छोटे छोटे एग्जाम में। तो ये देखते हैं, कोई कोई व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति है, विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट है। देखिए, यहाँ से अगर आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा, देगा कि अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करता है उसको 1 मिनट में श्वसन दर कितना है। तो याद रखिए, जब विश्राम करता है तो 15 से 18 बार, और जब दौड़ता है ये व्यायाम के समय बढ़ जाता है 25 बार प्रति मिनट। ठीक है, अब देखिए हम लोग श्वसन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हम लोग श्वास कैसे लेते हैं। जब हम वायु का अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नाथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। हमारे नाक से, नाथुनों मतलब नाक, नाक से कहाँ जाता है, सीधा नासा गुहा। ठीक है, नास जिसको नास नली बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों का मतलब होता है फुफ्फुस। ठीक है, फुफ्फुस में चला जाता है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित, देखिए कहाँ है, होते हैं। अब देखिए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे नाक से गुहा में जाता है, और फिर श्वास नली होते हुए हम फेफड़ा फुफ्फुस में जाता है। अब फेफड़ा होता कहाँ है, हमारे वक्ष गुहा। ये देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये फेफड़ा है, ये अंदर, और ये पूरा वक्ष से ढका हुआ रहता है। ठीक है, पसलियां, हमारा पसलियों के बीच में फंसा हुआ रहता है। पसलियां 12 जोड़ी होती है, बताए थे, दोनों साइड 12 जोड़े, इसी के अंदर में रहता है। ठीक है, उसके बाद वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। तो बताए थे कि वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम, जिसको मध्य पट कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। देखिए, अब अगर हम लोग ऐसे इल्यूस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये मानव श्वसन था, ये जो है नीचे में आधार प्रदान कर रहा है, इसी को बोलते हैं डायफ्राम। क्लियर, आप इसको देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं कि हमारा नासा गुहा में गया, नासा गुहा से मुख, ये मुख गुहा है, तो मुख गुहा से हम भोजन लेते हैं, नासा गुहा आया, फिर श्वास नली से होते हुए नहीं, ग्रसनी का और इसका एक ही रास्ता है, यहाँ से 2 भाग में बढ़ता है। ग्रसनी और श्वास नली यहाँ तक एक ही है, लेकिन इसी के यहाँ पे एपियोग्लोटिस ढक्कन के द्वारा ये हमारा बंद हो जाता है। एक में भोजन, एक में श्वास। तो श्वास से फेफड़ा गुहा जाता है, ये पसलियों से ढका हुआ रहता है। ठीक है, ये डायफ्राम कहता है। तो ये डायफ्राम देखिए क्या है, डायफ्राम से क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ऊपर की ओर। आगे बता रहे हैं हम लोग। देखिए, श्वसन में डायफ्राम और पसलियां से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम भी गति करता है। आप खुद से महसूस करिए, जब आप सांस लीजिएगा, सांस को अंदर खींचिएगा तो डायफ्राम आपका ना बाहर नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये भी गति करता है और ये भी गति करता है। ठीक है, अंतर शोषण के समय पसलियां ऊपर और डायफ्राम
बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। देखिए अंतः शोषण के समय, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम पूछा गया था, बिहार एसएससी में पूछा गया था पिछले बार। अंतः शोषण के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो पसली हमारे ऊपर आती है, आप देखिए महसूस करिए, सांस लीजिए तो हमारा पसली ऊपर जाएगा अब बाहर की ओर, और डायफ्राम ना देखिएगा नीचे वाला ई जो है ये नीचे की ओर, इसको याद रखिएगा। और जब हम लोग श्वसन को छोड़ते हैं उल्टा होता है, डायफ्राम अंदर आ जाता है, पसलियां बाहर अंदर चले, ये सॉरी समझ सकते हैं। जब अंतः श्वसन के समय क्या होता है, पसलियां ऊपर की ओर चली जाती है और डायफ्राम नीचे की ओर चली जाती है। इसको महसूस करके आप लोग खुद करके देखिएगा, जब श्वसन करिएगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा और पसली ऊपर की ओर आएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है श्वसन छोड़ने के समय में। जब आप इसी तरह का फिगर को बार बार जब आप रिवीजन करिएगा ना, बस ऐसे ही करिएगा, तो ये चीज आपके दिमाग में ना पूरी तरह से समा जाएगा। देखिए देखिए यह गति जो डायफ्राम की, यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है ना। जब हम लोग श्वसन लेत करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये वक्ष गुहा का आयतन को बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, फेफड़ों में आ जाते हैं वायु। ठीक है, फेफड़ा वायु में बढ़ उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर। याद रखिएगा, समझना है इस लाइन को, जस्ट उल्टा कर देना है अच्छे से समझ के। ठीक है, खुद करके देखना है, सांस लेके समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही फिगर हुआ, देख लीजिए। हाँ, जब हम लोग वायु अंदर लिए ना, तो ये ऐसे याद करना है, डायफ्राम नीचे, सांस अंदर लिए डायफ्राम नीचे, और ये पसलियां देखिए बाहर की ओर। आज जब हम लोग हम लोग बाहर की ओर छोड़ते हैं तो डायफ्राम पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है। ठीक है, पसलियां वापस अंदर की ओर जाती है। देखिए बहुत बड़ी चीज है, ये सब याद रखना है। ठीक है, देखिए इस फिगर को, ये डब्बे बक्से वाले फिगर को लिख लीजिए या आप कहीं पे काट के रख लीजिए। ठीक है, जब एक होता है अंतर शोषण, एक होता है उच्च शोषण। जब लोग सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन, ठीक है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है ना, अक्सर ऐसा सुने एग्जाम में दे देगा कि हम लोग श्वसन में जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, इसे ऑक्सीजन मार के नहीं आना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मारना है। ठीक है, मार के आके खुश हो जाना है, बाद में पता चलेगा एनसीईआरटी का लैंग्वेज से आया क्वेश्चन। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, इस समय 21% ऑक्सीजन लिए तो छोड़े कितना, 16% ऑक्सीजन। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो 0.04 से 4.4% बन जाता है। कुछ ऑक्सीजन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में आप लोग टेस्ट से लगाए होंगे, क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे होंगे। कॉकरोच का शरीर 500 भाग एवं छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कॉकरोच शरीर के ऊपर देखिएगा छोटे छोटे छिद्र की तरह होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में इस प्रकार के छिद्र होते हैं, यानी कीट प्रकार में जो होता है, क्यों देखेंगे, क्योंकि कीट प्रजाति 3 जोड़ा पैर होता है, और ये जो श्वास लेता है ना, श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। अब देखिए, कॉकरोच का शरीर जो कीटों के शरीर में जो या कीटों के शरीर में छिद्र होता है, ये छिद्र श्वास का नाल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, श्वास तंत्र कहलाते हैं। कीटों में गैसों का विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा हुआ रहता है, इसे श्वास प्रणाली हुआ। इसको लाइन याद रखिएगा, बस इतना लाइन से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे हम लोग का फेफड़ा है, ये फेफड़ा से नहीं, श्वास प्रणाली या वातक, या तो ये याद रखिएगा। ये फिगर देखिए, है ना, इसके ऊपर जाल बिछा हुआ है ना, ये छिद्र वाला, ये इसी से श्वास लेता है। एक चीज ध्यान रखना है, श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। क्लियर? जब हम श्वसन पढ़ ही रहे हैं तो केचुआ के बारे में, श्वसन केचुआ कैसे आता है, तो केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुआ की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होते हैं। आप याद करिए, बारिश के दिनों में घरों में देखिए केचुआ चिपचिपा होता है, देखिए हमेशा नमी बना हुआ रहता है, तो वही शरीर से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसे गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट देखिए, मेढक में क्या होता है, फेफड़ा होता है, तथापि वे अपना त्वचा से भी शोषण करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मी। अभी तक हम लोग रटते आ रहे थे कि मेढक जो होता है उभयचर होते हैं, जो हमेशा पानी में भी और जल में ऊपर भी रहते हैं। उसका रीजन यही है कि मेढक में फेफड़ा भी होते हैं, अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। देखिए इसमें स्टेट बना के क्वेश्चन आएगा, मेढक में फेफड़ा होता है, तो बोले अरे यार फेफड़ा कैसे होगा, याद रखना है इसे। ठीक है, अब मछलियों में शोषण, तो हम लोग सब जानते हैं मछलियों में क्लोम या गिल एक ही है, याद रखिएगा दोनों। हम लोग याद है जब तैयारी शुरू की तो बड़ी कंफ्यूज होते थे गिल और क्लोम में। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करता है। अब देखिए मछलियों में जो गिल होता है ना, जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है,
वही जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहने की वजह से उसकी सहायता करता है ऑक्सीजन सांस लेने में, ठीक है। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। अब क्लोम दिखाता है वो, ये मछली देख रहे हैं, मछली में यहाँ पे जो होता है ना, ये गलफड़ा टाइप का, यहीं पे क्लोम छिद्र पाया जाता है, ठीक है। मछली का श्वसन अंग यही है, वो क्लोम या गिल। अब देखिए, क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय की सहायता करती है। यही इसमें इसमें क्या होता है, रक्त वाहिनी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? हाँ करते हैं। अभी तक जानते थे कि पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन में क्या होता है, एक एग्जाम में दिया था कि पौधे श्वसन में क्या लेते हैं। अब कंफ्यूज है लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ ऊपर ऊपर पढ़ के जाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मार दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिए, श्वसन अलग है, प्रकाश संश्लेषण अलग है। पादप में जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, पहले भी बता चुके थे। प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, ठीक है, इतना जान लीजिए। अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड आखिर कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय करते हैं, मतलब विनिमय का मतलब लेना और छोड़ना। तो इसमें एक सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों पर, उसी के द्वारा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये पत्ती का बनाया हुआ है, ये मूल रोम है, वो वायु अवकाश बीच में है, और ये मृदा का कण है। पत्ती पे ही सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा बने हुए रहते हैं, ठीक है। पीछे हम बता चुके हैं 6 क्लास में। अब होता क्या है ना, देखिए, मूल मृदा यानी मिट्टी जो है, मतलब मूल जो है, जड़ जो है, मृदा कणों के बीच के खाली स्थान में क्या होता है, वायु अवकाश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। मिट्टी में जो बीच में खाली खाली क्षेत्र रहते हैं ना, देखते होंगे, इसी से हमारा मूल रोम लेते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा, PDF भेज देंगे, या तो खुद आप फोटो खींच लीजिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है लेके इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे हैं। तिलचट्टों को शरीर वायु में प्रवेश करती है, कैसे हम पहले पढ़ा दी, फेफड़ों के द्वारा, क्लोम के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा, त्वचा के द्वारा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिक व्यायाम करने से हमारी टांगों में जिस प्रकार संचयन के लिए ऐंठन होती है वह क्या है? इसका आंसर देंगे, हम पढ़ा चुके हैं कि सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना है, बताए थे। विश्राम में 12 से 15 बार और व्यायाम करने से 25 से 30 बार, ठीक है। इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या होती है, देखिए क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आता है भाई, याद रखिएगा, हमेशा एनसीईआरटी के पीछे वाला क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट पीछे से उठा के बहुत बार हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन। एक्साइज SI प्री में कई प्रश्न ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से उठाए गए, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न का जवाब देना है, क्या क्या है ईस्ट में, क्या है ना, ईस्ट अल्कोहल में बनता है, ईस्ट अल्कोहल बनता है, डायफ्राम कहाँ आता है, इसका आंसर मिला के, इसका आंसर, सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हमारा चैप्टर 6 खत्म हो गया। अगला चैप्टर आएगा चैप्टर 7, जंतुओं में परिवहन। तो याद रखिए, ये सबसे बेहतरीन चैप्टर है, जिससे जहाँ से सवाल आएंगे आपको। इसको हम इतना अच्छा से बनाएंगे, दोबारा आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है, जिससे मैं आप लोग के लिए और मेहनत अच्छे से करता रहूँ, ठीक है। थैंक यू।